तो आज से हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुष्क भूमि कृषि की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हो जाएंगे अपने, तो इस बात का ध्यान रखें। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ओके, ठीक है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, शुष्क भूमि कृषि। अब ज्योग्राफी में हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि ड्राईलैंड किसको कहा जाता है, शुष्क इलाका कहा किसको जाता है। शुष्क इलाका वो इलाका होता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। ऐसा नहीं बोलेंगे जहाँ बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पे रेनफॉल नॉर्मल से कम होती है, जहाँ रेनफॉल नॉर्मल क्षेत्रों से वर्षण कम होता है। सो व्हाट इज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर? एक एक पॉइंट लिखेंगे और एक एक पॉइंट समझते भी चलेंगे। इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक, यह एक तकनीक है विच डज नॉट यूज इरिगेशन। यह वह तकनीक है जो सिंचाई का प्रयोग नहीं करती। विच डज नॉट यूज इरिगेशन, तो अगर ये सिंचाई का प्रयोग नहीं करती, इसका सीधे सीधे मतलब ये निकलता है, अगर ये सिंचाई का प्रयोग नहीं करती तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि यह पूरी की पूरी फसल बारिश पर निर्भर होती है। यह पूरी की पूरी फसल रेनफेड एग्रीकल्चर होता है। यह रेनफेड एग्रीकल्चर है, वर्षण पर आधारित कृषि होती है। कहाँ प्रैक्टिस होती है इसकी? ऑब्वियस सी बात है, उन क्षेत्रों में प्रैक्टिस होगी जहां बारिश कम होती है। सो प्रैक्टिस्ड in areas, practiced in areas with less than 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षण वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। अब अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि 75% से कम वाले क्षेत्रों में की जाती है, तो एक बार अगर आप जल्दी से रेनफॉल वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मैप था, अगर वो निकाल के देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन मैप में जब हमने वर्षा के वितरण का एक मानचित्र बनाया था, तो उस मैप में हमने ये चीज़ ज़रूर बनाई होगी कि इस इलाके में राजस्थान वो एक इलाका है जहां बारिश 75 सेंटीमीटर से कम होती है। गुजरात के वो इलाके हैं जहां बारिश 75 सेंटीमीटर से कम होती है। कर्नाटका का, अब आपको पता है यहाँ बीच में वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ हैं, ये पूरे क्षेत्र में वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ हैं। तो इसके अंदर वाले जो इलाके हैं जैसे कर्नाटका, अंदर का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस इलाके में भी बारिश 75 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका मतलब है इन सभी इलाकों में जो एग्रीकल्चर होगा वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एमपी का जो ये भिंड मुरैना वाला इलाका है, अपर एमपी वाला इलाका है, हरियाणा वाला जो इलाका है, हरियाणा में भी बारिश कम होती है। ये जो जितने भी इलाके इस तरीके से बने हुए हैं, ये ब्लॉक तरीके से बने हुए हैं, इस ब्लॉक का मतलब है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये मैप अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बना लोगे तो अच्छा रहेगा। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, शुष्क भूमि कृषि, मेजर एरियाज। यह मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है।
अब इस एरिया में भारत का 22% एरिया आ जाता है। मतलब 22% भारत का जो एग्रीकल्चर है, 22% जो इंडिया का एग्रीकल्चरल एरिया है वो असल में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है। 22% ऑफ एरिया, 22% एरिया ऑफ इंडिया, भारत का 22% जो क्षेत्र है वो इसमें आता है, जिसमें से आउट ऑफ विच जिसमें से आउट ऑफ विच 60% इज इन राजस्थान। 60% इलाका राजस्थान में है। 60% इज इन राजस्थान। ऑब्वियस रीजन है कि राजस्थान ही क्यों होगा, ब्रैकेट में लिख लो अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि ये राजस्थान थार डेजर्ट का इलाका है, थार रेगिस्तान का इलाका है। 60% ऑफ जो एरिया है वो राजस्थान में आता है। और क्यों क्यों राजस्थान में आता है बेटा, क्योंकि ये थार रेगिस्तान का इलाका है, राजस्थान का जो इलाका है हमारा। शेष क्षेत्र एंड रेस्ट एरिया, बचा हुआ इलाका, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि वह रेस्ट एरिया गुजरात है, वह रेस्ट एरिया कर्नाटका है, वह बचा हुआ इलाका आंध्र प्रदेश है। और हम रेनफॉल पढ़ के आए हैं तो हमको ये चीज़ पहले से पता होगी कि यहीं पे क्यों ये वाली कृषि हो रही है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यहीं पे क्यों हो रहा है। बहुत अच्छे सुमित, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। देखें, मान लीजिए भारत में 1000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है। भारत में 1000 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है। 1000 हेक्टेयर का 22%, 22% हो जाता है 220। मतलब 220 हेक्टेयर में शुष्क भूमि कृषि होती है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है। इस 220 का 60%, 60% कितना होता है 220 का 60%? 220 इंटू 3/5, 5 4 ज़ा 20, नीचे बचा 2 0, 5 4 ज़ा 20, 44 को 3 से करो, ये हो जाएगा 120, 132, मतलब 132 हेक्टेयर जो है वो सीधे राजस्थान में है। अभी समझ में आया? चलिए वापस आते हैं। लेकिन अच्छी बात है, कहीं पे कुछ समझ में ना आए ना तो तुरंत पूछ लेना चाहिए। शांत बैठने से तो लाख गुना बेहतर है कि पूछ लिया जाए। आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, एक्सेट्रा। सॉरी, हरियाणा लिखें, हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, एक्सेट्रा, इत्यादि। अब इन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन लोग जो हैं यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो लोग पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई और काम कर रहे हैं। असल में ऐसा माना गया है, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि भारत की जितनी प्रमुख सभ्यताएं हैं, जैसे प्रमुख सभ्यताओं की बात करें, रुको, अच्छा, भारत की जितनी प्रमुख सभ्यताएं हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है,
अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बनी हुई थी। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर ये नदी इंडस है, सिंधु नदी है, इंडस नदी के किनारे अगर सभ्यता बनी है, ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी कि यह शहरी सभ्यता थी? ये अर्बन सिविलाइजेशन था कि एक रूरल सिविलाइजेशन था? हम कई किताबें पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि ये जो सिविलाइजेशन था, ये जो सभ्यता थी, ये एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये शहरी सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो एक शहर था, ये शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। नदियों के किनारे और भी कई बने, जैसे पटना गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम में है। ये सारी जो हैं ये शहर हैं, दीज आर सिटीज। लेकिन अगर रिवर्स नहीं है किसी इलाके में, या बारिश कम है, किसी इलाके में वर्षा कम होती है, तो 80% चांसेस होता है कि वह इलाका आज भी रूरल एग्रीकल्चर या ग्रामीण सभ्यता को जी रहा होगा। क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट करना है, आपको रिवर की आवश्यकता होती है। रिवर लीड्स टू डेवलपमेंट। कोई भी विकास करना है, आपको नदी की आवश्यकता होगी ही होगी, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है। अब जो जो सूखे इलाके हैं, यहाँ पे नदियाँ नहीं हैं, तो आप मुझे खुद बताइए, अगर नदियाँ नहीं हैं तो इस इलाके में ज़्यादातर लोग क्या करते होंगे? तो जवाब होगा कि वो रूरल या ग्रामीण सभ्यता में रहते होंगे। मेजरली, मुख्यतः रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण लोग हैं इस इलाके में। रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण लोग हैं इस इलाके में, विथ 75% पॉपुलेशन। फिर से समझ लें बेटा, जिनको थोड़ा परसेंटेज में दिक्कत आती है, प्रतिशत में, ये किसके 75% बोल रहा है? पूरे भारत के 75%? कि राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और इन जगहों पे जितने लोग रहते हैं उनका 75%? किसकी बात हो रही है? पूरे इंडिया का 75% बोल रहे हैं कि किसका 75% बोल रहे हैं? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वाले एरियाज में जो लोग रहते हैं उनका 75%। मेजरली रूरल पॉपुलेशन है, विद 75% पॉपुलेशन इन दीज एरियाज, इन क्षेत्रों में, इन दीज एरियाज, इन क्षेत्रों में, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वह कृषि पर निर्भर है। डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वह कृषि पर निर्भर है। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे फसलें कौन सी होती होंगी? हम क्रॉप्स पढ़ के आए हैं, आपको पता है कौन सी फसलें हैं जो यहाँ पे आसानी से उग सकती हैं, जिनको पानी कम लगता है, 75 सेंटीमीटर से कम पानी लगता है, वो किसी भी गर्मी में, गर्म तापमान में जी सकती हैं। वो समझ लो डीट फसलें हैं, वो कहीं भी जिंदा रह सकती हैं। हम पढ़ के आए हैं ये चीज़। वो कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है? जायद कह रही हैं सुहानी। चलो, जायद की कुछ फसलें तो आती हैं, सब तो नहीं आती लेकिन। बहुत अच्छे सुमित, बहुत बढ़िया। जो मुख्य फसलें हैं उसमें आपको, बिल्कुल बिल्कुल सही, मिलेट्स। मिलेट्स को दूसरा नाम क्या दिया है मोदी जी ने? इंडिया ने क्या नाम दिया है? दुनिया भर में मिलेट्स कहते हैं, हम कहते हैं श्री अन्न। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही अनीश। तो क्रॉप्स कौन कौन सी है यहाँ पे? जैसे ज्वार,
बाजरा, मक्का, मेज, कॉटन, क्योंकि कॉटन को भी 210 दिन तक ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। मूंगफली, ग्राउंडनट, इसीलिए गुजरात में होती है सबसे ज़्यादा। दालें, पल्सेस, एंड फ्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर भी हम आज ही पढ़ेंगे। फ्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कुछ बागबानी फसलें। ये मुख्य फसलें हैं इस इलाके में। फ्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दे फॉलो मल्चिंग। क्या होता है मल्चिंग, ये आप मुझे बताएंगे। मैंने पढ़ाया हुआ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, मैंने फोटोज भी दिखाई हुई हैं। दे फॉलो मल्चिंग। ये मल्चिंग क्या है, ये आप मुझे बताएंगे अभी। आपको मैं समझा चुका हूँ कि मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक खेत लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है। बिल्कुल, सॉइल तो है, सॉइल में क्या, प्रोसेस ऑफ कवरिंग लैंड विथ स्ट्रॉज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुशबू, बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। सॉइल को जब फसल काट दी जाती है, जब फसल कट जाती है, तो हम उस मिट्टी को बचाने के लिए और मिट्टी में पोषक तत्व डालने के लिए उसको पत्तों से, पुरानी झाड़ियों से, भूसे से कवर कर देते हैं। अब आपको पता है ये तो, जो भी चीज़ें हमने डाली है, चाहे वो पत्तियां हों या फिर भूसे की लकड़ियां हों, ये कुछ समय के बाद मिट्टी में घुल जाती हैं, मिट्टी में डिग्रेड हो जाती हैं, मिट्टी में ख़त्म हो जाती हैं। तो इनको साफ करने का कोई लफड़ा नहीं रहता। आप जैसे ही मिट्टी की गुड़ाई करते हो, ये पूरे भूसे की लकड़ियां वगैरह सब मिट्टी में मिल जाती हैं। और क्योंकि ये सभी एक जैविक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे मिट्टी को ह्यूमस भी मिलता है और इससे मिट्टी उपजाऊ होती है। तो मल्चिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है और इसको प्राकृतिक कृषि के अंदर रखा जाता है। और जब मोदी जी की हम योजना पढ़ेंगे, नहीं, अर्थवर्म नहीं आएगा अनीश, इसमें अर्थवर्म दूसरा तरीका होता है। इसको हम प्राकृतिक कृषि के अंदर रखेंगे। प्रधान, ये एक हमारी योजना है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी लेके आए थे ये योजना। तो प्राकृतिक कृषि में उसमें तीसरा जो स्टेप है वो मल्चिंग है। जब हम अर्थवर्म्स की बात करते हैं, अर्थवर्म्स के केस में हम इसको बायो टर्बेशन कहते हैं। अब ये आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा जब मैं, या तो तब बताऊंगा, या फिर जो भी टीचर से आप पढ़ोगे वो बताएगा आपको कि बायो टर्बेशन क्या होता है। ठीक है, नहीं तो खुद भी होमवर्क पढ़ सकते हो, कोई पढ़ने में मनाही नहीं है। बायो टर्बेशन, टरबाइन का मतलब होता है चक्री की तरह घूमना, मतलब कोई चीज़ ऐसे ऐसे घूम रही है। अर्थवर्म क्या करते हैं, जैसे ये मिट्टी है, केचुए ऐसे ऊपर आते हैं मिट्टी के, नीचे जाते हैं मिट्टी के, फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऊपर नीचे। इस तरीके से मिट्टी को पोपला कर देते हैं।
मिट्टी में छेद हो जाते हैं, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती होगी, एकदम भुरभुरी मिट्टी हो जाती होगी। और जब भी कभी ऐसा केस होता है, मिट्टी भुरभुरी हो गई है और उसमें जो अर्थवर्म्स हैं वो लगातार अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ते रहते हैं, जिसके कारण ह्यूमस भी आ जाता है। और फिर जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से अंदर जा सकता है, वाटर बहुत अच्छे से अंदर जा सकता है, तो यहाँ पे खेती बेस्ट होती है। और इसीलिए अर्थवर्म्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसीलिए बायो शब्द यूज होता है क्योंकि लिविंग चीज है। और टर्बेशन मतलब क्योंकि वो टरबाइन की तरह घुमाते हैं। ठीक है, तो दे फॉलो मल्चिंग, यह मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है कवरिंग सॉइल विथ लीव्स, कवरिंग सॉइल विथ लीव्स, पत्तियों से मिट्टी को ढक देना। सो दैट, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? टू रिड्यूस इवेपोरेशन, ताकि मिट्टी में जो बचा कुची नमी है वो भी ना उड़ जाए आसमान में। टू रिड्यूस इवेपोरेशन, अपने आप को, अपनी मिट्टी को वाष्पीकरण से बचाने के लिए, वाष्पीकरण को कम करने के लिए वे मिट्टी को सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। सामान्यतः मिट्टी कैसी है यहाँ पे? रेतीली मिट्टी है। रेगिस्तान में कैसी मिट्टी होती है? रेतीली मिट्टी, जनरली सैंडी सॉइल, ड्राई सैंडी सॉइल। लेकिन हम सैंडी के साथ सॉइल नहीं लिखते, मैंने आपको बताया था मिट्टी में कभी भी एक चीज नहीं होती है, दो चार चीजें मिलके मिट्टी बनाती हैं। और इस मिट्टी के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ये एल नाम से आता है, एल लेटर से इस शब्द का यूज होता है। जनरली ड्राई सैंडी लोम। बहुत अच्छे सुहानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको हम बालुई मृदा या ड्राई सैंडी लोम कहते हैं। रीजन कौन कौन से हैं? रीजन्स कौन कौन से हैं? क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये एरिया नहीं है, अब हम रीजन्स की बात कर रहे हैं, रीजन्स में क्षेत्र नहीं आएगा। रीजन्स कौन कौन से हैं? राज्यों की बात नहीं करेंगे। रीजन्स में हमारे पास है बुंदेलखंड रीजन। अगर आपने मेरे से फिजिकल ज्योग्राफी ये वाली पढ़ी है, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी, तो पहली बात तो जैसे ही मैं बुंदेलखंड लिखूंगा तो आपके दिमाग में फोटो आ जानी चाहिए कि बुंदेलखंड कहाँ पे बात हो रही है। बुंदेलखंड रीजन, मालवा, सदर्न पंजाब, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, यह पहला क्षेत्र है। हाई इंटेंसिटी, गहनता बहुत है कृषि की, मतलब मिट्टी में कैपेसिटी नहीं है फिर भी और ज्यादा कृषि करे ही जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख लो, औकात से ज्यादा खेती करते हैं। अब ये औकात पैसों वाली नहीं है बेटा, मिट्टी की औकात की बात हो रही है, मिट्टी की हैसियत की बात हो रही है। औकात से ज्यादा खेती मतलब अगर मिट्टी 50 किलो अनाज उगा सकती है तो हम इससे कम से कम 120 एकड़ लेने की ख्वाहिश रखते हैं। पहला रीजन था ये। इसमें राजस्थान का नाम रह गया बेटा, कहीं राजस्थान का नाम ऐड कर लेना, बस ठीक। दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू।
दक्कन का पठार। डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन का पठार। विदर्भ। मराठवाड़ा। ये नाम भी आपने मुझसे इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल पोर्शन में पढ़े होंगे जब हम मॉनसून पढ़ रहे थे। तेलंगाना। एक्सेट्रा। रागी। ग्राउंडनट। रागी। मूंगफली। रागी। ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड्स। कहाँ के लिए है ये? साउथ के लिए बता रहा हूँ कि साउथ में रागी ज़्यादा उगती है, नॉर्थ में ज्वार बाजरा ज़्यादा उगता है। साउथ में रागी ज़्यादा उगती है और नॉर्थ में ज्वार बाजरा ज़्यादा उगता है। ठीक है, आइए। अब कई बार यूपीएससी ये सवाल पूछता है, आप भी ये सवाल लिखें पहले। नोट डाउन करें क्वेश्चन को। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑब्लिक सिग्निफिकेंस ऑब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। शुष्क भूमि कृषि के क्षमता, महत्व क्या है? अब ये ऑब्लिक का मतलब है कि ये शब्द कभी भी पूछे तो जवाब एक ही रहेगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। जब हम बोलते हैं कि क्षमता, तो क्षमता का मतलब होता है भाई कि आप कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यू हैव द पोटेंशियल टू क्लियर द एग्जाम, आप में एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है। क्षमता का मतलब है कि हाँ भाई आप कर सकते हो। तो जब भी हम क्षमता की बात करेंगे तो जो भी पॉइंट हम महत्व में लिखते हैं उनको हम इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लो महत्व में मैं लिखूंगा, अभी लिखवाऊंगा आपको, तो उसमें पहला पॉइंट रहेगा कि भारत की एक तिहाई आबादी जो है, वन थर्ड पॉपुलेशन जो है, वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे या ड्राईलैंड क्षेत्रों में रहती है। मतलब भारत की आपकी समझ लो 33% जो लोग हैं वो ऐसे सूखे इलाकों में रहते हैं। 33% लोग, ये महत्व है कि इस इलाके में इतने सारे लोग रहते हैं, इसीलिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये महत्व है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल, तो आप लिखोगे यहाँ पे वन थर्ड लोग रहते हैं, देयरफॉर बहुत ही ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है, मानव संसाधन है जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का विकास कर सकते हैं, इसीलिए क्षमता अधिक है। क्या आपको लिखावट में अंतर समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, तो आप बोलोगे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो या ड्राईलैंड रीजन्स हैं, ड्राईलैंड रीजन्स हैव या आर सपोर्टेड बाय वन थर्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट। आप आबादी के संदर्भ में बताओगे कि भारत के 33% लोग या एक तिहाई लोग ऐसे सूखे इलाकों में रहते हैं और इसीलिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जरूरी है। ये महत्व के वाले आंसर में आएगा।
लेकिन अगर आपसे वो पूछ लेता है कि क्षमता क्या है भारत की इस क्षेत्र में, तो आप बोलोगे कि इसके विकास के लिए ह्यूमन संसाधन या मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं, वो 1/3 पॉपुलेशन जो भारत की है वो इन इलाकों में है, और इसीलिए इसका विकास बहुत अच्छा हो सकता है। कैन बी डेवलप्ड मतलब पोटेंशियल की बात हो रही है। क्या लिखने का तरीका समझ में आया कि दोनों में अंतर कैसे आएगा? मैं आपको एक ही पैटर्न में लिखवाऊंगा, आपको दूसरा पैटर्न खुद से सीखना होगा। बताओ, समझ में आई मेरी बात? केवल एक ही बच्चे को समझ में आ रही है क्या? कोई डाउट आ रहा है तो पूछो फिर। ठीक है, डाउट नहीं आ रहा है तो लिखो। हम सिग्निफिकेंस लिखेंगे। पोटेंशियल आ गया तो क्या लिखना है ये हम आपको अलग से इसी में बताते चलेंगे कि पोटेंशियल पूछ ले तो ये लिखते चलना। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स, वृहद मानव संसाधन, ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स, वृहद मानव संसाधन, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की 1/3 आबादी, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की 1/3 आबादी, लिव्स इन ड्राईलैंड रीजन, लिव्स इन ड्राईलैंड रीजन, वह शुष्क भूमि क्षेत्र में रहती है। लिव्स इन ड्राईलैंड रीजन, देयरफॉर अतः ड्राईलैंड फार्मिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, अतः शुष्क भूमि कृषि आय का मुख्य स्रोत है। इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम। क्या इससे आपको महत्व समझ में आ रहा है कि भाई 1/3 लोग इस इलाके में रहते हैं, गरीबों गरीबों के इलाके में रहते हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होगा तो महत्व क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे यही एक चीज़ है जिससे आपका डेवलपमेंट या इनकम हो सकती है। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, इंडस्ट्रियल क्रॉप्स औद्योगिक फसलें, ड्राईलैंड क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट, कॉमा, पल्सेस, कॉमा, ऑयल सीड्स। शुष्क भूमि क्षेत्र की फसलें जैसे मूंगफली, दालें, तिलहन एक्सेट्रा हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब एक बात का आप गौर करें कि जब भी हम यूपीएससी के आंसर लिखते हैं तो हमको किसी भी कारण से
इस थीम से नहीं भटकना है कि वो हमसे सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, तो मेरे हर पॉइंट में ये दर्शन आना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं. Dryland crops like groundnut, pulses, oilseeds have great significance in edible oil industry. खाद्य तेल उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देती है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री. शुष्क भूमि की फसलें जैसे दाल, तिलहन इत्यादि खाद्यान्न तेल की उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देती है. थर्ड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग. इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. जब हम उद्योग पढ़ेंगे तो इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे पूरा. अभी सिर्फ इतना जान लो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मतलब है टमाटर से टमाटो केचप बना देना, आलू से चिप्स बना देना, ये सारी चीजें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. जब हम बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो ड्राईलैंड क्रॉप्स हैव accelerated significance and development through FPI. ड्राईलैंड की फसलों का या शुष्क भूमि क्षेत्र की फसलों का गतिशील विकास हुआ है. खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में गतिशील विकास हुआ है. एफपीआई का मतलब है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. यही जो ऊपर लिखा है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है कि शुष्क भूमि क्षेत्र की फसलों का खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास या गतिशील विकास हुआ है. एग्जाम्पल, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई. सुना है नाम इसका? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई. अगर नाम नहीं सुना है तो वहीं अपनी कॉपी के ऊपर ही लिख लो कि आज आपको क्लास खत्म होने के बाद एफसीआई कौन है, क्या करती है, इसके बारे में 4 लाइन देखनी है. कम से कम इतना पता चले एफसीआई कौन है. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. फूड कॉरपोरेशन इंडिया वो संस्थान है जो किसानों से गेहूं चावल खरीदती है और उसको बफर स्टॉक में स्टोर करके रखती है. और जब भी कभी हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती है गेहूं चावल की, या गरीबों को अनाज बांटना होता है, जो 5-5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं अभी 80 करोड़ लोगों को, वो अनाज जो दे रहे हैं ये सब एफसीआई के द्वारा होता है. चलो मुझे बताओ, ये 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दे रहे हैं मोदी जी, ये अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है कि बुरा है? प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है, गरीब कल्याण अन्न योजना, यही योजना का नाम है जिसके तहत 5-5 किलो अनाज मिलता है हर जन को. ये अच्छी योजना है कि बुरी योजना है? बताओ. ठीक है कह रहे हैं सुमित. सुमित आपने तो बिल्कुल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया हमको. ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, बोल दिया ठीक है. सुहानी कह रही हैं अच्छी योजना है. बहुत अच्छे सुहानी. तो अपनी आपकी बात को बैक करने के लिए कोई वो है, तब आपकी बात को बैक करने के लिए कोई प्रमाण है? अनीश कह रहे हैं बुरा है, तो अनीश बुरे के लिए भी प्रमाण होना चाहिए ना. हवाबाजी थोड़ी करनी है यहाँ पे.
चलो एक एक पॉइंट सोच के रखो, अच्छा क्यों है बुरा क्यों है, हम क्लास के एंड में इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा है गरीबों के लिए। एफसीआई एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कृषि। बिल्कुल बिल्कुल सही अनीश। तो 5 किलो में क्या होगा, अभी आएंगे इस पे क्या है, ऐसे जवाब नहीं देते बेटा यूपीएससी वाले। एफसीआई मतलब खाद्य जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत केंद्रीय कृषि प्राधिकरण संस्था। प्रमोटेड। पैकेज्ड स्नैक्स, ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ है 2023 की। पैकेज्ड स्नैक्स ऑफ श्री अन्न, श्री अन्न से बने हुए, श्री अन्न से बने हुए पैकेट बंद पदार्थों का प्रचार किया किसने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसीलिए महत्व ज्यादा है। फोर्थ, प्रमोट लाइव स्टॉक। अगर आपको थोड़ा सा भी याद आ रहा हो और आपने रिवीजन किया हो तो आपको ये बात पता होगी कि हमने आपको बताया है इन इलाकों में खेती बाड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, तो एक मौसम में खेती बाड़ी कर लेते हैं और उसके अगले मौसम में क्या करते हैं फिर इन लोग, उसके अगले मौसम में क्या करते हैं इन लोग, फिर जानवरों को पालते हैं, भेड़ बकरी, पोल्ट्री फार्मिंग, गाय भैंस, बिल्कुल सही, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है। उसके लिए चारा होना चाहिए, और चारे के लिए तो ये इलाके फेमस है, घास फूस तो है इस इलाके में और कुछ तो उगता नहीं है। दीज रीजन्स हैव नेचुरल पेस्चर लैंड, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक चारागाह है। दीज रीजन्स हैव नेचुरल पेस्चर लैंड, हैव नेचुरल पेस्चर लैंड, प्राकृतिक चारागाह है। देयरफॉर रेड रिवॉल्यूशन, ब्रैकेट में मीट, व्हाइट रेवॉल्यूशन, दूध पता ही है कल ही पड़ा है। टेक्सटाइल, ब्रैकेट में वुलन, ऊनी कपड़ों का। हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस, अतः लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, सूती वस्त्र जैसे ऊनी वस्त्र इत्यादि का महत्व बढ़ जाता है। हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये इतने पॉइंट अभी तक समझ में आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक के पॉइंट में, इन चारों पॉइंट में।
बताओ तो हम आगे चलें। इसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लोगे, क्षमता में बदल दोगे इसको? कैसे बदलेंगे? औद्योगिक फसलें, जब हम क्षमता की बात करते हैं तो बात को थोड़ा घुमा के लिख देते हैं। जैसे शुष्क भूमि क्षेत्र में मूंगफली, दालें और तिलहन जैसी फसलें बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, अतः इस क्षेत्र में खाद्यान्न तेल के उद्योगों के विस्तार की अत्यधिक क्षमता है। हम लिखेंगे ड्राईलैंड क्रॉप्स लाइक ग्राउंडनट, पल्सेस, ऑयल सीड एक्सेट्रा grown in dryland region या grown in this region, therefore edible oil industry have huge potential। हमने बात को बदल दिया। कर लोगे ऐसे? नेक्स्ट, बायोफ्यूल। ये नया है आपके लिए थोड़ा। असल में सरकार को ऑयल और पेट्रोल ना बाहर से खरीदना पड़ता है, तो हमेशा से ही सरकार कोशिश में रहती है कि कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो यहाँ पे पैरेलल तरीके से कुछ नेचुरल तेल वगैरह बना दे। सो ड्राईलैंड फार्मिंग, ये कैसे चलने लगा भाई? ड्राईलैंड फार्मिंग कैन बी, अरे यार, used for growing crops like, ये जो फसल का नाम मैं लिख रहा हूँ, इस फसल की फोटो आपको देखनी है क्लास के बाद। जेट्रोपा, नया है आपके लिए, मैंने पहले ही कहा था नया है आपके लिए। ड्राईलैंड फार्मिंग कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक जेट्रोपा which is used for biodiesel। शुष्क भूमि क्षेत्र में, शुष्क भूमि क्षेत्र में जेट्रोपा जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं जिनका प्रयोग जैविक डीजल बनाने में होता है, बायोडीजल बनाने में होता है। अभी रिसेंटली कोई ग्वारी घाट आया है क्या? कभी अगर आना हो ग्वारी घाट, तो ग्वारी घाट में एक पेट्रोल पंप है, एक ही पेट्रोल पंप है इस इलाके में। कभी ग्वारी घाट आना हो तो इस इलाके में एक ही पेट्रोल पंप पड़ता है। छोटी लाइन से आगे आओगे, मतलब जो गोरखपुर थाना है वहां से रामपुर के आगे एक ही पेट्रोल पंप है। तो बेटा उस पेट्रोल पंप में अब जो पेट्रोल मिल रहा है वो E20 पेट्रोल मिल रहा है। कौन सा पेट्रोल मिल रहा है? E20 पेट्रोल। ये कौन सा पेट्रोल है? इसमें इन लोगों ने, अगर 1 लीटर या 100 लीटर पेट्रोल मान लो, 100 लीटर पेट्रोल में 80 लीटर पेट्रोल होगा नेचुरल और 20 लीटर इथेनॉल मिला दिया है। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? स्कूल में पढ़ा होगा ना, ये शराब होती है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, C2H5OH। याद आया कुछ? ये कैसे बनती है? ये बनती है गन्नों से, शुगर केन से बनती है ये। ठीक है। स्टेशन के साइड तो मैं गया नहीं हूँ, शायद वहां भी आ गया हो। जबलपुर में कुछ जगहों पे तो आ गया है E20।
सब पेट्रोल पंप में नहीं आया है अभी। कुछ जगहों पे E20 पेट्रोल आ गया है, विच इज़ यूज्ड फॉर बायोडीजल, जिसका प्रयोग बायोडीजल के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट। हेल्प गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। हेल्प गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सरकार की योजनाओं को या सरकार के पहल को सहायता। अब देखो कुछ ऐसी बातें लिखनी है जो हवाबाजी है। मिलेट्स कैन रिड्यूस। क्या कम कर सकती है ये? इतने दिनों से वो शब्द पढ़ रहे हो आप लोग, आप बताओगे ये शब्द, मैं बाद में लिखूंगा। रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स थ्रू नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। खाद्यान्न तेल के आयात को कम कर सकती है। किसके माध्यम से? राष्ट्रीय, नहीं राष्ट्रीय नहीं लिखोगे, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, खाद्यान्न तेल के राष्ट्रीय मिशन के द्वारा। खाद्यान्न तेल के राष्ट्रीय मिशन के द्वारा यह खाद्यान्न तेल के आयात को कम कर सकती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स का शब्द किसी को नहीं मिला? भाई मिलेट्स खाने से क्या फायदे होते हैं? गजब कर रहे हो यार। मिलेट्स खाने से क्या फायदे होते हैं भाई? बहुत अच्छे सुमित, बहुत बढ़िया। इट कैन रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, यह कुपोषण को कम कर सकता है। सरकार की योजनाएं है ना भाई, माल न्यूट्रिशन को कम करना है। इंटरनेशनल इमेज, अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इंटरनेशनल इमेज, राष्ट्रीय पहचान। डैश यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2023 2023, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। डिक्लेयर्ड 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसीलिए आप देखो G20 में भी जो खाना दिया गया वो बाजरे की रोटी वगैरह दिया गया है, मिलेट्स का खाना दिया गया है। यूएन डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। किसने बोला था उसको ऐसा करने को? ऑन इंडियाज कॉल, भारत के कहने पर, ऑन इंडियाज कॉल। सेवेंथ पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। विद राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी के लगातार बढ़ने के साथ, विद राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी के लगातार बढ़ने के साथ, ये मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है कि कम हो रही है? बताओ। आज अपने दादाजी लोगों से पूछना अगर हो कि वो ओट्स खाते थे क्या,
बिल्कुल सुहानी, जिम कल्चर बढ़ रहा है और इसलिए ओट्स और आपका बाजरा, ज्वार जिसमें फाइबर है, प्रोटीन है, विथ राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन, चेंजिंग माइंडसेट, शहरी आबादी के विस्तार एवं मानसिकता में बदलाव के साथ, चेंजिंग माइंडसेट, ड्राईलैंड क्रॉप्स, कैन डेवलप, शुष्क भूमि की या शुष्क भूमि की फसलें आय के या रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है, कैन डेवलप न्यू एवेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकती है। क्या ये समझ में आ गए हैं, ये वाली स्लाइड भी और ये वाली स्लाइड भी? बताएं मुझे, क्या ड्राईलैंड फार्मिंग समझ में आ गई है? सभी बच्चे बताएं। कंक्लूजन क्या लिखेंगे ऐसे आंसर्स में? कंक्लूजन क्या लिखेंगे जब भी कभी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे? कंक्लूजन में हम जनरली कोशिश करते हैं कि एक आध कोई योजना का नाम आ जाए, तो लिखें यूज द नेम ऑफ स्कीम्स, यूज द नेम ऑफ स्कीम्स, योजनाओं का नाम प्रयोग करें, जैसे प्राकृतिक कृषि विकास योजना, प्राकृतिक कृषि विकास योजना, अगर कोई भी चीज़ प्राकृतिक हो रही है मतलब हम उसको क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू फाइट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इनमें से कोई भी एक आध चीज़ आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, या फिर फूड सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा, इसके लिए भी मिलेट्स की बहुत ज़रूरत है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, एक एक पॉइंट और ऐसा यहाँ पे कहीं साइड में लिख लो यार, वो पॉइंट रह गया। एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, दिमाग से निकल गया बिल्कुल। एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, आप लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा मेरे से, और आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में नुकसान क्यों आ रहा था? क्योंकि जो चीज़ नेचुरल नहीं थी हम वो करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे राजस्थान में पानी नहीं था लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि वहाँ भी बासमती राइस उगाएंगे, उसके कारण राजस्थान में ऊपर नमक आने लग गया। पंजाब गेहूं का इलाका था, हमने बोला नहीं हम तो बासमती राइस उगाएंगे, वहाँ भी नमक आने लग गया। कहने का मतलब था कि हम जो पारिस्थितिकी है या इकोलॉजी है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन ड्राईलैंड फार्मिंग
एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे कृषि पारिस्थितिकी पर आधारित होती है, इन्वायरमेंट पर आधारित होती है। देयरफॉर एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, इट इज इको फ्रेंडली, ये पर्यावरण के लिए सहायक है, इट इज इको फ्रेंडली एंड हेल्प्स इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। डाइवर्सिफिकेशन, पूरे देश में गेहूं चावल ही उगता रहेगा तो नुकसान होगा। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, सोचो, खुद सोचो, एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें खुद भी सोचनी पड़ेंगी आपको, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की इतनी बात क्यों कर रहे हैं हम, कि भाई क्रॉप को बहुत डाइवर्सिफाई करना है, जरूरी है, ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हैं? मान के चलो कि दुनिया में हमने कोई एक डॉग ले लिया, डॉग का कोई अच्छा सा प्रजाति देखते हैं, चलो हमने मान लिया हमने जर्मन शेफर्ड ले लिया। अब लोगों को लगा कि सिर्फ जर्मन शेफर्ड ही एक अच्छा कुत्ता है, जैसे अभी लोगों को लग रहा है कि सिर्फ गेहूं चावल ही अच्छे कुत्ते हैं। मिट्टी स्वास्थ्य तो रहेगा बेटा। मान लो लोगों को लगा कि केवल जर्मन शेफर्ड ही अच्छे कुत्ते हैं और बाकी कुत्तों को ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, तो एक समय के बाद पूरी दुनिया में जर्मन शेफर्ड के नाम जर्मन शेफर्ड ही हो जाएगा पूरी दुनिया में। जैसे आज के समय 50 से ज़्यादा परसेंट लोग जो हैं वो ज़्यादातर वीट और राइस में ही डिपेंड होते हैं, वीट राइस वीट राइस वीट राइस यही उगाते रह जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग वैरायटी के, गिनती के एक दो वैरायटी के ही चावल उगाते हैं, एक दो वैरायटी के ही गेहूं उगाते हैं। बल्कि आपको जान के हैरानी होगी कि अकेले भारत में 119 प्रकार से ज़्यादा के चावल हैं, जो आज भी थोड़ी थोड़ी जगहों पे उगते हैं। टोटल 1200 वैरायटी के चावल इंडिया में पाए जाते हैं, 1200 वैरायटी के चावल भारत में पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे उगाए नहीं जाते। मान लीजिए अब आप सब जगह जर्मन शेफर्ड हो गए, क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसा वाक्या हुआ कि जर्मन शेफर्ड को एक बीमारी लग गई, और उस चक्कर में पूरी दुनिया के जर्मन शेफर्ड मारे गए, क्योंकि एक ही बीमारी चाहिए सबको मारने के लिए, और ये बीमारी सिर्फ जर्मन शेफर्ड पे अटैक करती है। उस समय याद आएगा कि काश हमने बुलडॉग को बचा लिया होता, काश हमने देसी कुत्तों को बचा लिया होता, तो आज हमारे पास कुत्तों की एक प्रजाति और होती। यही होता है कि अगर हम वीट वगैरह को बचा के नहीं रखेंगे, अलग अलग वैरायटी को बचा के नहीं रखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ज़रूरी क्या है कि कहीं ना कहीं आप मुझे खुद बताओ, ये ज़रूरी नहीं है, लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप अलग अलग क्रॉप्स उगाओ, लेकिन ये तो ज़रूरी है ना कि हर एक प्रकार का थोड़ा थोड़ा बीज, मतलब अगर 1200 प्रकार के चावल हैं, 2000 प्रकार के चावल हैं, तो उनका बीज कहीं पे स्टोर करके रखे रहें। बताइए, अच्छा तरीका होगा ना, कि कभी अगर बहुत दिक्कत आ गई, अकाल पड़ गया, पूरी फसलें खत्म हो गई, तो एक कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे 1200 प्रजातियों के बीज एक जगह स्टोर करके रखें। तो सरकार सीड बैंक बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बीज बैंक बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो सीड बैंक का कंसेप्ट यहीं से आता है, सीड बैंक, बीज बैंक। आ जाइए, हेडिंग डालिए, हॉर्टिकल्चर, बागबानी। देखते हैं कितना हो पाता है आज। हॉर्टिकल्चर, बागबानी। और इसको तो मैं बिल्कुल डायरी नोट्स की तरह पढ़ाऊंगा आपको, कि देखो और एग्जाम में चले जाओ। हॉर्टिकल्चर ज़्यादा ज़रूरी है ड्राईलैंड से। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी का फेमस है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर एक डेफिनेशन तो होनी चाहिए कम से कम। लिखो, हॉर्टिकल्चर क्या है?
दिस इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, या कृषि की वह शाखा है। इट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, या कृषि की वह शाखा है। दैट डील्स विथ, दैट डील्स विथ कल्टीवेशन ऑफ, जिसका संबंध, दैट डील्स विथ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स